नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है तारीख 29 अप्रैल 2025 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली जो हॉट वेदर अभी हो रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते चलते, तो शहरों में हमें कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जैसे जैसे समर तेज होते जा रहा है, इंडियन सिटीज़ में वाटर शॉर्टेज, राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड टेम्परेचर राइज, ये तीन प्रमुख समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद से रिपोर्ट आई है जिससे पता चलता है कि वाटर टैंकर की जो बुकिंग है उसमें इंक्रीज स्पाइक देखने को मिला है, वाइल पावर कट लूम ड्यू टू इंक्रीज्ड एयर कंडीशनर्स यूसेज। घर में बहुत ज़्यादा एसी चलाना पड़ जा रहा है और जो लोग ये सब सुविधाएं नहीं हैं, लू से उन लोगों की डेथ हो जा रही है। लोग एसी ज़्यादा चला रहे हैं तो बिजली की डिमांड बढ़ रही है, साथ ही साथ सरकार बिजली में कटौती करते जा रही है। अब ये जो एनुअल स्ट्रगल है, ये एक गंभीर सवाल उठाते हैं कि क्या हमारे शहर सिटीज़ जहां 30% से भी ज़्यादा भारतीय लोग रह रहे हैं, क्लाइमेट एक्सट्रीम और तेज शहरीकरण के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन खड़ा होता है। अब हम बात कर लेते हैं अर्बनाइजेशन की। भले ही ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों प्रोवाइड करता है, लेकिन शहरों में पॉल्यूशन, कंजस्टेशन, भीड़ भाड़ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में भी ये वृद्धि करता है, जिनका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है गरीब लोगों के ऊपर, अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन, वंचित वर्ग के ऊपर पड़ता है। सस्टेनेबल फ्यूचर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट इज़ इंडिया रेडी फॉर वार्मिंग वर्ल्ड 2025 में पाया है कि शहरों में क्लाइमेट चेंज के लिए दीर्घकालिक योजना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के संदर्भ में अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हालांकि ये कंसर्न भी अक्सर पार्लियामेंट में उठाई गई है कि हमारे अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट, हमारे शहर अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट को कैसे संभाल रहे हैं। ऐसी ज़मीनी सच्चाइयाँ इस ओर इशारा करती हैं कि हमारे शहरों को सतत विकास लक्ष्य SDG 11 हासिल करने में कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हम ये सोचे हैं कि 2030 तक इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलेंट, सस्टेनेबल एंड अर्बन एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। इसके अलावा बोला जा रहा है कि हालांकि देखा जाए कि ग्लोबल SDG 11 इंडिकेटर मौजूद हैं और इसमें काम भी किया जा रहा है, इसके बावजूद भी भारत के पास में सिटी लेवल टूल अवेलेबल नहीं है इफ़ेक्टिव ट्रैकिंग के लिए। नीति आयोग के SDG अर्बन इंडेक्स रैंक में हम यदि देखें तो यहाँ पर 56 सिटीज़, मतलब नीति आयोग का जो SDG शहरी सूचकांक है, 56 शहरों को 77 संकेतकों पर रैंकिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका SDG 11 कंपोनेंट केवल 4 संकेतों इंडिकेटर तक लिमिटेड है। स्वच्छ सर्वेक्षण, इसके अलावा रोड एक्सीडेंट, PMU हाउसिंग, PMAY हाउसिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ये लिमिटेड हो जाता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 111 शहरों को शामिल करता है, लेकिन इसमें SDG 11 का कंप्रहेंसिव असेसमेंट नहीं किया गया है। मर्सर और इकोनॉमिस्ट के रेजिलेंट सिटीज़ इंडेक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक ये कुछ हमें बताते हैं, कुछ जानकारी देते हैं, इसको समझने की हमें ज़रूरत है। ये जो इंटरनेशनल लेवल के इंडिकेटर बनाए गए हैं, ये हमें एक इंसाइट देते हैं, लेकिन वे भारतीय ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक फोकस्ड SDG 11 इंडिकेटर की अनुपस्थिति नीति निर्माताओं को वास्तव में सेफ, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव शहरों की पहचान करने से रोक देगी। इससे पॉलिसी बनाने में, रिसर्च करने में हमको बाधा होती है। अब इस गैप को कैसे करके हम क्लियर कर सकते हैं, इस गैप को पाटने के लिए, ब्रिज करने के लिए, इसके अलावा नीति आयोग ने जो सूचकांक प्रस्तुत किया है, इन सब को एक कंप्रहेंसिव प्रणाली से हमने सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हमारे पास में लेटेस्ट रिसर्च है, इसने SDG 11 के हर पिलर के लिए 4 अलग अलग डिस्टिंक्ट इंडिकेटर्स बनाए, जिसमें हमने 10 प्रमुख शहर जैसे कि हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, पुणे, कलकत्ता, जयपुर, अहमदाबाद और सूरत को हर सूचकांक के चयनित संकेतकों पर प्रदर्शन करने के आधार पर रैंकिंग प्रोवाइड करी है।
इसके अलावा सेफ्टी के लिए 9 जो इंडिकेटर हैं उनमें इंक्लूसिविटी के लिए 19 और फ्लेक्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए 15 इंडिकेटर का हमने इस्तेमाल किए हैं। अब पैरामीटर जो हम यूज़ किए हैं कि भाई हम कैसे करके डिफ़ाइन करेंगे इंडिकेटर को, वर बोरोड फ्रॉम यूएस, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेफिनेशन ऑफ द सेम इन द अर्बन कॉन्टेक्स्ट। हमने हर चीज़ को यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश करी है। ये डेटा अलग अलग डेटा सेट से लिए गए हैं, जैसे कि 2011 की जनगणना से, रोड ट्रांसपोर्ट ईयरबुक से कुछ उठाए हैं, कुछ इंडियन फॉरेस्ट सर्वे से और कुछ तो एनसीआरबी से उठाए हैं। साथ ही साथ पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, NFHS 5 का डेटा, RBI, IMD, क्लाइमेटोलॉजिकल टेबल एंड ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट का ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स 2022 भी शामिल है। हमने संकेतकों को वेटेज तैयार करने के लिए एक नई मेथड तैयार करी है, शैनॉन एंट्रोपी वेटिंग टेक्निक, मतलब इसे बहुमापदंड निर्णय निर्माण मॉडलिंग, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग से हमने उठाए हैं। ये वेटेज निर्धारित करने का एक बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप का हेल्प हमको प्रोवाइड कर देता है। अब हम बात कर लें रिजल्ट्स। शहरों में SDG 11 के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में महत्वपूर्ण की इंसाइट हमको देता है। विश्लेषण किए गए 10 प्रमुख शहरों में इंक्लूसिविटी में अहमदाबाद पहले नंबर पर रहा था, जबकि जयपुर रहा था निचले लेवल पर, लोएस्ट लेवल पर। आगे और बताया जाता है कि सूरत की बात करें तो यहाँ पर हमें सस्टेनेबिलिटी बेटर दिखाई दी थी, इस मामले में सबसे आगे रहा है, जबकि कलकत्ता सस्टेनेबिलिटी के मामले में लॉग्ड बिहाइंड है, सबसे पीछे। इन टर्म ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंस चेन्नई ने रैंकिंग करी है फर्स्ट नंबर की, जबकि जयपुर जो है लीस्ट रेजिलेंट माना जाता है। वहीं जो नीति आयोग की SDG 11 की रैंकिंग की जो तुलना है, इससे हमें पता चला है कि जिन शहरों को फ्रंट रनर और परफॉर्मर्स बताया गया है वे हमारे इंडिकेस में कमज़ोर प्रदर्शन कर रहे थे। अब इंक्लूसिविटी इंडेक्स में वेरिएशन सोशल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में डिस्पैरिटीज़ को बताता है, जो शहरी योजना में अवसरों तक समान पहुंच की आवश्यकता पर बल देती है और इंक्लूसिविटी की धारणा को ब्रॉडन बनाने की ज़रूरत पैदा करती है। सेफ्टी रैंकिंग में देखा जाए, सेफ्टी रैंकिंग में डिफरेंस हमको देखने को मिला, जो बताता है कि कुछ शहरों को विगोरस लॉ इन्फोर्समेंट बनाने की ज़रूरत है, कठोर कानून प्रवर्तन होना चाहिए, जबकि अन्य शहरों को बेहतर अपराध रोकथाम और शहरी सुरक्षा रणनीति करने की ज़रूरत है। अर्बन सेफ्टी स्ट्रेटजी, सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, एनवायरमेंटल प्लानिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, अनइवन प्रोग्रेस को बताता है। अब यदि हम बोलते हैं कि जो रेजिलेंस में डिस्पैरिटीज़ हमको देखने को मिल रहा है, ये कोई शहर अच्छा काम किया, कोई शहर गलत काम किया है, मतलब लो में रहा है, तो रेजिलेंस में डिस्पैरिटीज़ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिकवरी में गैप्स को बताता है। रेजिलेंस का मतलब ये है कौन सा सिटी कितने अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से डिजास्टर को मैनेजमेंट कर पाएगा। जैसे सुनामी आ गई है, समुद्री तूफान आ गया है, भूकंप आ गया है, तो हमारे शहर कितने लेवल तक तैयार हैं, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। अब नोट करने वाली बात यह है कि जनाग्रह द्वारा 2023 में किए गए भारतीय शहर प्रणाली वार्षिक सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन सिटी सिस्टम के हिसाब से केवल 16 शहरों के पास सिटी सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग थी, जबकि 17 के पास सिटी रेजिलेंस स्ट्रेटजी थी और बाकी के शहर कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये बताता है कि भारत में SDG 11 की सब्सटेंशियल प्रोग्रेस देने के लिए ग्राउंड वर्क में बहुत सारे सिग्निफिकेंट गैप्स मौजूद हैं। भारत का अर्बन फ्यूचर एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। शहरों को अर्बन लोकल बॉडी लेवल पर SDG 11 की निगरानी ट्रैकिंग के लिए बेटर मैकेनिज्म स्थापित करने चाहिए। हालांकि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाए हैं। शहरी जो निकाय हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ को इन सब चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डेवलप्ड अंडर द स्मार्ट सिटीज़ मिशन
should be leveraged to collect real-time data and enhance urban planning and development process. इसके अलावा चूँकि लगभग 1/3 शहरी निवासी गरीब हैं, उनकी ज़रूरत को संबोधित करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। सबसे पहले तो हमें इन चीज़ से निपटने की ज़रूरत है। गरीब लोगों को कैसे करके हम बाहर निकाल सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज और गर्मी के असर से। भारत अभी भी 2011 की जनगणना पर डिपेंड कर रहा है, जिससे शहरी गरीबी का जो गंभीर स्वरूप है उसको आप सीवियर अंडर एस्टिमेशन कर ले रहे हैं। स्टेट लेवल पर पीरियडिक अर्बन पुअर क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे इस गैप को पाटने के लिए ज़रूरी है। हर शहर चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो अपनी विशेष यूनिक चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिसके लिए लोकलाइज गवर्नेंस, बेटर प्लानिंग, सिटी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी हमें अपनाना है। इन डिफरेंसेस को डेटा बैक्ड सिटी स्पेसिफिक पॉलिसीज़ के जरिए हमें संबोधित करना चाहिए। ये इक्विटेबल शहरी भविष्य के लिए क्रूशियल हो जाता है। सेकंड वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली देखा जाए लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का ऑफिस केवल एक सेरेमोनियल पद नहीं होता है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव होता है, मतलब संवैधानिक अनिवार्यता होता है। इस आर्टिकल के बारे में 250 शब्दों में हमको आंसर राइटिंग करना है। इसी के ऊपर आज चर्चा होने वाली है। दोस्तों सेकंड वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली लोकसभा के डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए 2025 में लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, जिसको उपाध्यक्ष बोलते हैं, कौन है ये अभी तक तय नहीं हुआ है। वर्तमान स्थिति अप्रैल 2025 तक देखा जाए 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा, क्योंकि सरकार और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई थी। 18वीं लोकसभा के चुनावों के बाद के लिए अभी डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है। बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है। इसकी नियुक्ति के लिए लोकसभा के सदस्य लोग मिलकर के इसकी नियुक्ति करते हैं। परंपरा के अनुसार ये पद विपक्ष या फिर गठबंधन सरकार के सहयोगी दलों को दिया जाता है। शायद यही कारण है जिसके चलते चलते ये पद खाली रह गया है। 2024 के चुनावों के बाद एनडीए ने बहुमत हासिल किया है, लेकिन डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। अगर 2025 तक डिप्टी स्पीकर चुना जाता है तो ये संभवतः एनडीए के किसी सहयोगी दल के सदस्य को दे दिया जाएगा। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ। तो देखिए, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का ऑफिस पद केवल एक सेरेमोनियल पद नहीं होता, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव है, संवैधानिक अनिवार्यता है। संविधान ने बोला है तो हमें उसकी नियुक्ति करना जरूरी हो जाता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 93 के अंतर्गत मैंडेटेड ये भूमिका स्पीकर की भूमिका की केवल सप्लीमेंट्री अकेले नहीं होती है। इट इज़ वाइटल फॉर द अनइरप्टेड फंक्शनिंग ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये संसद के निचले सदन निर्बाध रूप से काम करते रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हाल के सालों में डिप्टी स्पीकर का पद असामान्य और चिंताजनक उपेक्षा का शिकार हो गया है। क्योंकि ये विपक्ष से चुना जाता है। आर्टिकल 93 बोलता है कि लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल को एज सुन एज मे बी 2 सदस्यों को क्रमशः स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनना चाहिए। ये वाक्यांश जो बोला गया है ना, एज सुन एज मे बी, अर्जेंसी को बता रहा है, तुरंत करो ये काम। ऐसा नहीं है कि खाली अपना दिमाग का काम है, दिमाग दौड़ाओ और काम करो। डिप्टी स्पीकर की भूमिका ऑप्शनल नहीं रहती है, मतलब ऑप्शनल है, इसको कर लो या इसको कर लो, करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, ऐसी बात नहीं। संविधान ने इस ऑफिस को संसद की पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में स्पीकर के समान ही लेवल पर रखा है, कम नहीं है। आर्टिकल 94 कहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद तब तक बना रहता है जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा, पद से हटाया नहीं जाएगा या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ना रहे। चीज़ क्लियर हो गई है कि लोकसभा को कभी भी दूसरे इन कमांड के बिना कार्य नहीं करना चाहिए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है जो निरंतरता, स्थिरता और इंस्टीट्यूशनल बैलेंस को बना के रख रहा है। डिप्टी स्पीकर का पद कॉलोनियल पीरियड तक
बना हुआ है, मतलब इसकी जो हिस्ट्री है वो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही। ये पद ब्रिटिश शासन के दौरान केंद्रीय विधानसभा में उत्पन्न हुआ था, जहां इसे डिप्टी प्रेसिडेंट बोला जाता था। इस पद को पहली बार 1921 में सच्चिदानंद सिन्हा ने संभाला था। फिर 1947 में भारत की आज़ादी तक डिप्टी स्पीकर विधायी शासन मतलब लेजिस्लेटिव गवर्नेंस में एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फिक्सचर बना हुआ था। आज़ादी के बाद देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की लेजिस्लेटिव सेशन में एक जानबूझकर डेलिब्रेट निर्णय लिया गया कि इस भूमिका को 1950 में संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने से पहले ही बनाए रखा जाए। भारत की लोकसभा के पहले निर्वाचित डिप्टी स्पीकर थे M.A. अयंगर, जो एक सम्मानित सांसद और 1956 में स्पीकर जीवी मावलंकर की अचानक मृत्यु के बाद एक्टिंग स्पीकर के रूप में कार्य कर चुके थे। अब संकट के समय उनकी अपॉइंटमेंट ने डिप्टी स्पीकर की भूमिका को एक तैयार और कैपेबल रिप्लेसमेंट के रूप में स्थापित कर दिया था। अब फिर भी 2019 में 17वीं लोकसभा की शुरुआत बिना किसी डिप्टी स्पीकर की अपॉइंटिंग के हुई है। ये एक डेविएशन है जो आज तक चला आ रहा है। ये देरी कोई प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है, राजनीतिक चाल है। परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली देखा जाए डिप्टी स्पीकर का चुनाव विपक्षी पार्टी से किया जाता है, ताकि बाय पार्टीजन डिकोरम द्विदलीय शिष्टाचार और कॉन्सेंसस को बनाए रखा जा सके। मतलब स्पीकर रहेगा सरकार का और डिप्टी स्पीकर रहेगा विपक्ष का, लेकिन असली पावर का मजा स्पीकर ही भोगते हैं। अब बोला जा रहा है ये जो परंपरा हम देख रहे हैं, ये परंपरा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की लेजिटिमेसी वैधता को मजबूत करेगी और सुनिश्चित करेगी कि महत्वपूर्ण जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं अध्यक्षीय भूमिकाओं में शामिल हो सकें। वर्तमान लोकसभा में डिप्टी स्पीकर को न चुनने का डिसीजन न केवल इस परंपरा को कमज़ोर किया है, सबवर्ट किया है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी इसने बहुत क्षति पहुंचाया है, अंडरमाइन किया है। ये लोकतांत्रिक डेमोग्राफिक कन्वेंशन परंपरा के इरोजन को बताता है, ख़त्म कर रहे हैं ये बताता है, जहाँ पर पार्लियामेंट्री फेयरनेस की बजाय पॉलिटिकल डोमिनेंस हमको देखने को मिला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संवैधानिक देरी पर सीधे तौर पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन समान मामलों में इसकी न्यायिक व्याख्या ये बताती है कि ये देरी कानूनी रूप से अयोग्य ठहराई जा सकती है। पूरी 17वीं लोकसभा के दौरान डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति होना एक खतरनाक मिसाल बताता है। ठीक है, ये एक संदेश दे रहा है कि संवैधानिक पदों की उपेक्षा यदि आप करोगे, कब करोगे? जब वे राजनीतिक रूप से असुविधाजनक हो जाते हैं। बात वही है ना कि हमारी आवाज़ को फिर केंद्र सरकार की आवाज़ को दबाना चालू कर देगा यदि एक नंबर का विपक्ष का कोई नेता खड़ा हो जाता है। तो ये संसदीय मानदंडों में जनविश्वास को कम कर रहा है एंड इंस्टीट्यूशनल चेक्स को कमजोर करता है। इस पद के खाली रहने से भारत की डेमोक्रेसी की स्थिति पर लार्जर क्वेश्चन उठते रहेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को ऑप्शनल माने जाने लगा तो आर्किटेक्चर ऑफ रिपब्लिक खतरे में पड़ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। डिप्टी स्पीकर का पद बहाल करना सिर्फ एक खाली स्थान को भरना बस नहीं है, बल्कि ये भारत की संवैधानिक शुद्धता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिबद्धता को फिर से स्थापित करने की ज़रूरत को बताता है। तो पार्लियामेंट को अर्जेंटली एंड जिम्मेदारी से इस संवैधानिक चूक को सुधारने की ज़रूरत है।